हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन। अब ये कोलिजन क्या है, अब एक कोलिजन का मतलब होता है डिशुम। अब ये डिशुम डिशुम क्या है, अरे संघट संघट। अब ये संघट क्या है, टक्कर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उसे ही कोलिजन बोला जाता है, टकराना। अब टकराने में क्या होगा बेटा, कोलिजन की खास बात होती है इसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अब यहां पर एक बात समझो, टक्कर के बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो यहां पर दो सीन बनते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अबे कंजर्व का मतलब संरक्षित, टक्कर से पहले बराबर टक्कर से बाद में। तो बेटा लीनियर मोमेंटम तो संरक्षित रहना ही है। अब गतिज ऊर्जा कोई चल रहा था, टकराएगा तो उसकी गति में परिवर्तन आएगा। जब गति में परिवर्तन आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा। तो गतिज ऊर्जा में या तो कंजर्व रहेगी या चेंज हो जाएगी, यानी कि नॉट कंजर्व। अगर कंजर्व रह रही है तो इसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और कंजर्व नहीं रहती तो इसे बोलते हैं इन इलास्टिक। और भी टाइप के होते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, सुपर एक्सक्लूसिव इलास्टिक। तो आपको वे नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में ये दो टाइप है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कब, तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, और इन इलास्टिक कब, जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो। सर इसे पेपर में लिखेंगे कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखेंगे। आप देखिए अभी स्क्रीन पर लीजिए, आप लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है डेफिनेशन। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या बताया था, कोलिजन यानी कि डिशुम डिशुम, यानी कि व्हेन टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर। अप्रोच की मतलब क्या होता है बेटा, आना। दे इंटरैक्ट मतलब संपर्क में आना, स्ट्रॉन्गली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि जब एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्गली फोर्स से क्या आती है, संपर्क में आती है, विद लार्ज फोर्स। दिस इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन। यह इवेंट क्या कहलाता है, कोलिजन कहलाता है, संघट कहलाता है। इन कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मैंने ये तो बताया था कि लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग कोलिजन में क्या रहता है, कंजर्व, संरक्षित रहता है। द कोलिजन इज ऑफ टू टाइप। कोलिजन कितने टाइप का है, दो टाइप का, पहला इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक। देखो इलास्टिक में क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, और बेटा इन इलास्टिक में वहन द काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, और इन इलास्टिक में नॉट कंजर्व। सर ये लाइन क्या है, अब उन दोनों के बीच जब वे टकरा रही है आपस में, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से उस फोर्स को क्या कहता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ है, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कोलिडिंग बॉडीज आर कंजर्वेटिव, यानी कि दोनों के बीच फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, इसमें चेंज होनी चाहिए। तो अब हम समझ गए कोलिजन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, पहला इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक। और भी तीन टाइप होते हैं लेकिन हमें उन्हें पढ़ना नहीं है। अभी मैं इसे रफ कर देता हूं, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स अच्छे से बनाते चलो, हमसे मत कहा करो सर नोट सेंड कर दो, नोट सेंड कर दो, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या बच्चा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सर ये वन डायमेंशन क्या है, अब समझ दो छोटी सी चीज, आगे टू डायमेंशन भी पढ़ेंगे। सर कैसे, देखो मैंने कहा ये आपका एक कोई बॉडी है, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। ये कंडीशन किसकी है बेटा, बिफोर कोलिजन से। लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो, क्योंकि मैं फिगर ही इतने अच्छे से बना दूंगा, आप लैंग्वेज समझ जाओगे खुद ही, ठीक। मैंने कहा
U1 U2 से ज्यादा बड़ा है। अब जब U1 बड़ा हो गया तो यो U2 में यानी कि M2 में टक्कर मारेगा, तो यहां दोनों क्या होंगे, ये टकराएंगे। ये क्या हो गया, टकरा गए। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, यानी कि टक्कर के समय। अब टक्कर के बाद ये चिपके थोड़ी रहेंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। टक्कर के बाद क्या हुआ, ये वापस से अलग अलग हो गए। ये टूटे तो है नहीं, मास तो अब भी वही है, लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मैंने मान लिया इसकी v1 है और इसकी v2। ये क्या है, बिफोर के बाद, ये क्या है बेटा, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद। तो हमें ये दो सिचुएशन लेनी है और इन्हें लेकर दोनों की वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना है, या हमें v1 को इन दोनों की टर्म में निकालना है, v2 को इन दोनों की टर्म में निकालना है। तो हमें ये v1 v2 बताने हैं u1 u2 की टर्म में। अब यहां पर वन डायमेंशन क्यों लिखा, देखो बेटा टक्कर के बाद ये क्या हो गए, एक ही लाइन में जा रहे हैं, लेकिन अगर टक्कर के बाद एक इधर को भाग गया, एक इधर को भाग गया, अलग अलग भाग गए, तो वो क्या हो जाएगा, टू डायमेंशन। तो हमें टू डायमेंशन भी पढ़ना है। अब ये क्या, देखो एक ही एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, टक्कर से पहले भी और टक्कर के बाद भी। आप देखो तो ये एक्स एक्सिस नहीं होती ऐसे, तो बेटा टक्कर से पहले भी एक्स पे ही थे और टक्कर से बाद में भी एक्स पे ही थे। तो सर आपने इलास्टिक ही क्यों लिया, बेटा आपके सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन ही है। देखो मेरे पे बहुत सारी बुक्स है, ये तो पुरानी, ये लूसेंट कहां से आ गई, ये भी आपकी पुरानी, आजा कहां हो तुम, और ये आपकी बेटा नहीं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। टॉपिक सेम है बच्चा, टॉपिक सेम है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम पुरानी आपने मैकेनिक्स एंड वेव मोशन पढ़ा रखे हैं, उसे कर ले, उसे भी कर लो, आपके 90% टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे इनर्शिया टेंसर एक्स्ट्रा था। ठीक, यहाँ पे आओ। अब हमें पता है कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। वी नो, हम जानते हैं, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स, यहीं लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बेटा, कंजर्व रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यानी कि टक्कर से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, आफ्टर कोलिजन। अरे मेरे चांद, कंजर्व का मतलब क्या है, जितनी टक्कर से पहले उतनी टक्कर के बाद। टक्कर से पहले योग सीन है, टक्कर से बाद योग, तो टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ m2 u2 स्क्वायर, इज इक्वल टू टक्कर से बाद इसकी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बेटा हाफ मैंने दोनों तरफ से कॉमन लेकर वध कर दो, इसका मैंने कत्ल कर दिया, वो है ना छोरी कत्ल करावे तू कतई जहर है जहर है, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसका हाफ इधर से भी कॉमन इधर से भी कॉमन उठ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बिरादरी के एक तरफ कर रहा हूं, बिरादरी वाद फैला रहा हूं मैं, मतलब 1 1 वाले एक साइड कर रहा हूं। ये देखो यहाँ m1 u1 स्क्वायर, ये v1 इधर ले आया m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का, सॉरी u2 है ये u2 उधर पहुंचा दिया, 1 1 वाले एक साइड 2 2 वाले एक साइड। अब मैंने यहां से m1 कॉमन ले लिया, क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां से m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है सर, आप वैसे ही बोल देते हो आपको पता है, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो नन्हे से छोटे से मुन्ने से बच्चे हैं। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो m1 यहाँ कॉमन, ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी हो गया, इज इक्वल टू यहां भी m2 तो ऐसी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक बच्चा, ये मैंने क्या मान ली,
इक्वेशन नंबर 1 जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इक्वेशन 1 मान ली। अब हम क्या करेंगे मेरे चांद, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे, चूंकि लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व्ड, यानी के लीनियर मोमेंटम B4, बी रोफ लिखा जा रहा है, B4 चलना बंद, दूसरा ले लेंगे यार, इनकी दिन जा रही है। B4 कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टक्कर से पहले रेखीय संवेग बराबर टक्कर से बाद में। अब टक्कर से पहले इन दोनों का, टक्कर से बाद में ही हो रहा, तो टक्कर से पहले इसका कितना है, कितना होता है बेटा रेखीय संवेग। वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो रेखीय संवेग कितना होता है, जल्दी बताओ, मैच करना, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है। तो इसका मास कितना m1, वेलोसिटी कितनी u1 प्लस m2 u2, ये तो टक्कर से पहले हो गया। टक्कर से बाद में m1 v1 प्लस m2 v2। अब फिर से बिरादरीवाद फैलाएंगे, एक बिरादरी के एक तरफ 1 1 वाले एक साइड, 2 2 वाले एक साइड, यानी के m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। मैंने क्या किया, यहां से m1 कॉमन ले लिया, क्या बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां भी m2 कॉमन, क्या v2 माइनस u2। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन, इक्वेशन यहां दिख रहा, साइड में दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मैंने क्या किया मेरे चार्ज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट जो थी, इक्वेशन फर्स्ट जो थी इसे डिवाइड किया किससे, इक्वेशन सेकंड से। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। देखो जब मैं डिवाइड करूंगा m1 से तो m1 उड़ जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 उड़ जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये वाली टर्म, इधर की साइड तो ये वाली टर्म बची, इज इक्वल टू इधर की साइड देखो m2 से तो m2 कैंसिल आउट, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल आउट, क्या बचा v2 प्लस u2, केवल ये टर्म बची। अब मैं वापस से वही कर रहा हूं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस, देखो जितना इधर वेलोसिटी में चेंज होगा उतना ही इधर चेंज होगा, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होने वाली है वो दोनों तरफ सेम है। सिंपल सी चीज। सर ये तो हमें निकालना नहीं था, आपने तो कहा था आपको वेलोसिटी निकालनी है u1 u2 की टर्म में, तो निकालते हैं। अब मुझे u1 u2 की टर्म में वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से मैंने क्या किया बेटा, v2 की वैल्यू निकाल ली, v1 इधर आके प्लस का, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू v2, ये v2 की वैल्यू आ गई। अब मैं v2 की वैल्यू किस में रख दूंगा, इक्वेशन सेकंड में। जैसे मैं v2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखूंगा तो v2 तो गायब हो जाएगा, पूरी इक्वेशन v1 u1 u2 में बन जाएगी, तो v1 निकाल दूंगा। आप खुद भी कर सकते हो, चलो एक मैं करा देता हूं, एक आपको होमवर्क में दे देता हूं। इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्या कह रहे हो, आपके कहने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही ले लेते हैं। हम तो क्या है 5G के जमाने के सर, आप तो जब के हो जब शिव जी का जमाना था है, बस शिव जी का जमाना तो हमेशा ही रहना है। आओ जय महाकाल है तो भाई सर, कौन से धांसू सर, महाकाल की कसम मुझे इतने लाइक्स चाहिए, इतने व्यूज चाहिए, मुझे भी इतने ही चाहिए, ठीक आ जाओ। अब मैंने क्या किया बेटा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन सेकंड, v2 की वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड में चिपका दी। फर्स्ट में भी रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो v2 का स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, दिमाग की नसें दुखने लगेगी उसे सोल्व करने में। तो हम इसमें रख के सोल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, m1 u1 माइनस m1 v1
मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, लो मैं नहीं करता अंदर। अभी आप क्या होगे सर, अभी क्यों करी, लो इज इक्वल टू m2 v2 की वैल्यू रख दी मैंने कितनी, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। अब v2 की जगह पे क्या रख दिया, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2 ऐसी। अब मुझे v1 निकालना है, तो v1 कैसे निकाल लूंगा, मैंने अब अंदर मल्टीप्लाई करी, इज इक्वल टू m2 u1 u2 u2 2u2 तो माइनस 2m2 u2 प्लस m2 v1। सुनना, ये मैंने एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया, 2u2 हो गया तो इसमें m2 की मल्टीप्लाई करी, इसे देख के बाद में कंफ्यूज मत होना। m1 u1 इधर आ गया माइनस m2 u1, इधर आ गया माइनस का प्लस में। अब ये प्लस का था इधर आके माइनस का, माइनस का था इधर आके प्लस में, इज इक्वल टू m2 v1, ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस में m1 v1। यहां देखो कुछ तो कॉमन नहीं है, इसमें u1 कॉमन है, लेकिन लेना क्यों है, ऐसी छोड़ दो ना, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू v1 कॉमन m1 प्लस m2। अब ये अपोन में पहुंचा दूं, यहां देखो चाहे ले लो m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। लो जी आ गया v1 की वैल्यू, आ गई, चांद सितारों मेरो आ गई। भैया वहां गलती होगी, ये गलती होगी कैलकुलेशन में, अबे नालायको कैलकुलेशन तुम देखो, मेरा काम है चीजें समझाना, दोबारा से करके देख लेना, हालांकि कोई गलती है नहीं, वो तो मैं अपने पास से क्या कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि लाइव चैट में ऐसे ही होता है ना, समझ गए सर। ये तो v1 की वैल्यू आ गई, अब v2 की कैसे निकाल लेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से आपने v2 की वैल्यू निकाल ली थी, अब v1 की निकाल लो, v1 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू v2, उधर जाके u1 माइनस का और u2 प्लस का, दिख रहा है, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, खत्म। क्या पहले हमने v2 की वैल्यू सेकंड में पुट करी थी, अब v1 की वैल्यू पुट करूंगा तो इक्वेशन v2 में आ जाएगी, खुद सोल्व कर लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन इन सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। सर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बेटा यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डायमेंशन में केवल और केवल आपके सिलेबस में एक ही सिचुएशन दी हुई है। कौन सी सिचुएशन मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है, ये आपका पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से गतिवान है, यहां पर दूसरा पार्टिकल बॉडी रखी हुई है, इसका मास m2 है, और ये किसमें है बेटा, रेस्ट में। रेस्ट में होने का मतलब u2 कितना है, 0। सर ये रेस्ट में क्यों है, रेस्ट में लेना जरूरी है, ऐसे वैसे अल्टेन बाल्टेन, बेटा आपके मैंने बताया केवल एक ही सिचुएशन दी हुई है, जिसमें से किसमें लेना है, रेस्ट में। ये टकराने के बाद मान लो एक इधर भागा, एक इधर भागा और एक इधर भागा, होने तो सीधे चाहिए थे, लेकिन एक इधर हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बनाते हुए भागा, और एक मैंने मान लिया कितना एंगल, फाई। आप चाहो तो θ1 θ2 भी मान सकते हो। जो इधर भागा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1, जो इधर भागा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v2। सर जरूरी है ऐसे ही भागे, सीधे हाँ बिल्कुल भाग सकते हैं, तो उस टाइम थीटा और फाई 0 हो सकता है, एक सीधा भागे एक तिरछा, तो इस एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है, इस वजह से हमने यहाँ पर थीटा और फाई माना है। अब आपको पता है कोई चीज तिरछी हो तो 2 कंपोनेंट में टूटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल,
जो एंगल के पास हो वो कोस यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाता है। यानी कि अगर हम V1 की बात करें तो ये V1 भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो इधर और एक इधर। यानी कि एक तो टूटेगा जो एंगल के जस्ट पास है वो है V1, सॉरी M1 क्यों आ रहा है, V1 कोस थीटा, और जो एंगल से दूर है V1 साइन थीटा। ऐसी बेटा ये वाला ब्रेक होगा दो कंपोनेंट में, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। जो एंगल के पास है वो तो कोस में V2 कोस फाई, और जो एंगल से दूर है वो साइन में V2 साइन फाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 डायमेंशन हो गया। अब देखो एक्स एक्सिस पे भी है और वाई पे भी तिरछा, मतलब जब कोई बॉडी तिरछी चलती है तो वो एक्स पे भी चल रही है और देखो वाई पे भी चल रही है, सीधी भी आगे भी बढ़ रही है और ऊपर की साइड भी बढ़ती जा रही है, तो उसे 2 डायमेंशन कहते हैं। ठीक, अब हम यहां क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम क्या कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी 2 डायरेक्शन में लग गया। सर 2 कौन सी, अबे ये वेलोसिटी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दी, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, तो 2 के अलोंग हो गया ना। पहला बेटा ए पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अलोंग लगाओगे बेटा तो टक्कर से पहले कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m1 v1 कोस थीटा प्लस m2 v2 कोस फाई। यानी कि क्या आ गया, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 कोस थीटा प्लस m2 v2 कोस फाई। ये आ गया मेरा क्या, ये बेटा सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो ये आ गई मेरी क्या, एक इक्वेशन 1 मान लो, हालांकि अभी मानने की जरूरत है नहीं पर फिर भी मान लो। अब बी पार्ट में क्या, अलोंग वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों को समझने में। क्यों सर, अबे वाई ये एक्स एक्सिस पर चल रहा, वाई पर, ये एक्स पर चल रहा वाई पर, सर एक्स पर, तो y कितना, इसके लिए 0, इसके लिए भी y कितना 0, इसके लिए y बेटा ये वेलोसिटी m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। सर ये समझ में नहीं आया। अब यार क्या हमने कहा 2 डायमेंशन है, क्या, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो एक तो x के अलोंग होगी एक y के अलोंग। मैंने x के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, तो x के अलोंग इसकी वेलोसिटी u1 है, तो लीनियर मोमेंटम m1 u1, ये तो रेस्ट में है तो m2 0, x के अलोंग वेलोसिटीज एक योरी वेलोसिटी एक योरी। अब y के अलोंग यो तो बेटा x पे चल रहा है तो y के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, तो m1 गुना 0 प्लस m2 गुना 0 इज इक्वल टू, ये y पर ऊपर है y पर नीचे है, तो एक प्लस में ले लिया एक माइनस में ले लिया, तो ये 0 के बराबर ना होगी, तो यहां लिख दूं 0 इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। ये छाप लो आप इक्वेशन नंबर 2। हालांकि आपके नॉर्मली सिलेबस में इतना ही कराया जाता है, लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में करा रहा हूं जिसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए है। आप पहले क्या कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए लाइव ना हो पाई कल क्योंकि बेटा नेटवर्क इशू था। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश थी, आपके यहाँ मुझे पता नहीं बारिश थी या नहीं, तो हमारा वाईफाई दिक्कत कर रहा था। आज भी यही स्थिति बनी हुई है, इसलिए लाइव ना हो तो फिर इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं वीडियो में पहले लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख दे रहा हूँ, ताकि बेटा वीडियो लंबी ना रहे, वीडियो क्या रहे थोड़ी छोटी। क्यों, अगर मैं वीडियो के टाइम पे लिखता तो वीडियो लगभग आपकी 1 से सवा घंटे की बैठ जाती, तो मैंने पहले लिखने की कोशिश की है, आशा करूंगा समझ में आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हमने क्या लिखा,
हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी, सेकंड पढ़ी, जब हमने लीनियर मोमेंटम लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई के अलोंग। अब हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर ये नहीं लगेगा, कैसे, एक्स के और वाई के अलोंग वेलोसिटी तो अलग अलग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ओवरऑल बॉडी के लिए लगा दिया, टक्कर से पहले बराबर टक्कर से बाद में लगा दिया। We see that we have 4 variables। हम देखते हैं हमारे पास 4 वेरिएबल है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे इससे पहले वाला जब वन डायमेंशन पढ़ा था, हमने केवल किसकी वैल्यू निकाली थी, V1 और V2 की। अब बेटा हमें थीटा और फाई भी तो निकालना पड़ेगा, कितने एंगल पे गए हुए। हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 4, लेकिन इक्वेशन कितनी है, केवल 3। यहां तक एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और ये। अब मैं आपसे कहूं 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 और x प्लस वाई प्लस 26 जेड इक्वल टू 30 और x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 40। आप x y z की वैल्यू निकाल लो, आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएबल 3 है और इक्वेशन भी 3 है। मैंने क्या कहा, मैंने ये ऊपर की इक्वेशन नहीं दी, मैंने कहा मेरे पास 2 इक्वेशन है और वेरिएबल है 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा सोल्व करने के लिए जितने वेरिएबल है कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 4, लेकिन इक्वेशन कितनी आई है, केवल 3। तो हम इन्हें सोल्व करके नहीं निकाल सकते। तो यहां पर जो बुक में दिया गया है वो सी सिस्टम मेथड दिया गया है। सी सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास वाला, बट इक्वेशंस आर 3, सो द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ इट लाइज इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम, दैट इज सी सिस्टम। यानी कि हमारे पास वेरिएबल 4 है लेकिन इक्वेशन 3 है, तो इसका सॉल्यूशन हम किससे निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास मेथड से निकाल लेंगे। अब आपको पता है सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, RCM मैंने कराया हुआ है, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2। हमने वेलोसिटी भी निकाल ली थी एक बार डिफरेंशियल करके। क्या वेलोसिटी यही नहीं आई थी, M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 प्लस M4 V4 अपॉन M1 प्लस M2 M3 डॉट डॉट डॉट। 2 पार्टिकल्स के लिए मैंने 2 तक लगाया, M1 U1 प्लस M2 U2, U2 की वैल्यू 0 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि वहां जो पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में रहता है, ठीक। इन सी सिस्टम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आर गिवन बाय, यानी कि अगर वहां पे हमें बॉडी की क्या फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल लिखनी हो तो कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास के जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो माइनस कर दो। हमने मान लिया, सुनो ध्यान से, वापस से सुनो, हमने बॉडी की वेलोसिटी u1 माननी थी, इसमें साथ में सेंटर ऑफ मास भी था, तो मुझे अगर बॉडी की अकेले की निकालनी है तो इसमें से मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस करनी होगी। तो मैंने बॉडी की जो इनिशियल थी u1c u2c मान ली, ये मतलब है 1c मतलब सेंटर ऑफ मास के बिना। तो ये क्या हो गया, u1 माइनस Vc सेंटर ऑफ मास की घटा दो, ऐसी U2 में से माइनस कर दो, ऐसी V1 में से माइनस कर दो, ऐसी V2 में से। मैंने कुछ नहीं किया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली और U1 U2 V1 V2 में से माइनस कर दी, खाली बॉडी की निकाल ली सेंटर ऑफ मास की हटा के। अब मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, अब मैंने वही लगाया, कौन सा, इसे इक्वेशन को आपको पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ लेना, लेकिन मैंने अब क्या लगाना है, M1 U1 प्लस M2 U2। तो पहले मैं M1 U1 की वैल्यू निकालना हूं, फिर M2 U2 की। देखो M1 U1 कितना, U1 माइनस Vc इज इक्वल टू M1 ऐसी U1 ऐसी, Vc की वैल्यू रख दी कितनी, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में U1 M1 प्लस U1 M2 माइनस M1 U अपॉन में, ये तो तुम्हें आते होंगे, कट गया, क्या बचा, M1 M2 U1, M1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये मेरे पास M1 U1C आ गया। ये देखो अगर मैं लिखता ये बहुत लेंथी बढ़ जाता, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब M2 U2 की वैल्यू निकालूंगा, U2 की जगह क्या आ जाएगा, U2C, U2 माइनस Vc। अब आपको पता है U2 की वैल्यू कितनी है, ढिच्चू ढिच्चू 0, तो क्या बचेगा M2 माइनस Vc। Vc की वैल्यू आपको पता है M2 माइनस ऐसा है, Vc की वैल्यू M1 V1 M1 प्लस M2, ये आ गया M1 U1 प्लस M1। अब ये माइनस बाहर निकलिया। अब आप ये देखो, ये क्या, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ध्यान से देखो,
एनालाइज करो, सेम है, बस ये प्लस में है ये माइनस में। यहां पे मैंने ये लिखी थी, हैंस द बॉडीज मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटा। इक्वल है बट अपोजिट, एक प्लस में एक माइनस में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगर समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं दोबारा से आगे चलता हूं फिर धीरे धीरे। देखिए खतरनाकम विशेषण टॉपिक के आगे की हम क्या करते हैं, प्रक्रिया चालू करते हैं। देखिए यहां तक हमने कर लिया था, ये हम निकाल चुके थे, और ये मैंने कहा था ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल है, बस यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि m1 u1 c m2 u2 c के इक्वल है, बस आगे क्या है माइनस है। ये हम यहां तक लिख चुके थे, मैं इस हिस्से को रफ कर दूं, ये हम लिख चुके थे। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली जैसे ये थे, हम इसके लिए भी इक्वल दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म रखे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब हमें इनकी डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जब क्या होगा बेटा माइनस हट जाएगा तो मैग्नीट्यूड फॉर्म इक्वल आ जाएगी। अब मैंने क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ हमने सबके आगे cc जोड़ दिए, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, मैंने यहाँ से u2c और v2c की वैल्यू चिपका दी। देखो हाफ m1 u1c स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2c की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 u1c अपॉन m2, m1 u1c अपॉन m2, इसका क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 ऐसी v1c स्क्वायर ऐसी प्लस हाफ m2 ऐसी v2c की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2c की m1 v1c अपॉन m2, m1 v1c अपॉन m2, इसका क्या है बच्चा स्क्वायर। तो यहाँ देखो हाफ m1 u1c स्क्वायर ऐसा ही प्लस हाफ m2 एज इट इज। अब इसका स्क्वायर खोल लूंगा, m1 स्क्वायर u1c स्क्वायर m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1c स्क्वायर m2 स्क्वायर, इस m2 से एक पावर कट जाएगी। ऐसे इधर हाफ m1 v1c स्क्वायर प्लस हाफ m2, इसका स्क्वायर खोल लूंगा, m1 स्क्वायर v1c स्क्वायर m2 स्क्वायर, यहाँ m2 से फिर एक पावर कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो इसमें से मैंने हाफ भी कॉमन, m1 भी कॉमन, u1c का स्क्वायर भी कॉमन, तो ये तो टर्म पूरी कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचा m1 स्क्वायर था, m1 कॉमन आ गया तो m1 बचा, और अपॉन में m2, ये पूरा का पूरा कॉमन इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ हाफ m1 ये पूरा कॉमन, यहाँ तो 1 बचा प्लस m1 की एक पावर तो कॉमन आ गई, एक m1 बचा, v1c स्क्वायर पूरे कॉमन अपॉन में एक m2 बचा, ये इससे कट गया, तो क्या बचा ये टर्म और ये टर्म, यहाँ भी हाफ से हाफ कट गया, m1 से m1 कट गया, तो u1c किसके इक्वल आ गया, v1c के। ऐसे ही हम सिमिलरली हम यो भी दिखा सकते हैं, कैसे, यहाँ से हमने बच्चा क्या किया था, हमने यहाँ से u2c और v2c की वैल्यू रखी थी, अगर हम u1c और v1c की वैल्यू रखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस इन c सिस्टम कह लूं या सेंटर ऑफ मास सिस्टम कह लूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। देखो u1c v1c के बराबर, u2c v2c के बराबर, यानी कि जो आप लेते थे u1 प्लस u2 v1 v2, ये आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आपने कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी पढ़ लिया। 2 डायमेंशन में आपको वहां तक ही कर देना है, केवल इक्वेशन 3 तक, लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ मास की टर्म में कहे तो आपको यहां तक कर देना है। ये वीडियो देखो अभी तो हुई है 34-35 मिनट की बच्चा, लेकिन अगर मैं इसे लिख लिख के कराता तो ये बहुत लेंथ की बैठती। अब मैं आपको दिखाऊं, मुझे दिखाना डेली पड़ता है आपको, क्योंकि आप लोग गुस्सा जल्दी मान जाते हो। देखो हमने ये चैप्टर भी कर लिया पूरा, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन। अब देखो नीचे हमने 4 चैप्टर निपटा लिए। मैं देखो पूरी एक क्लास में ये खत्म कर दिया था, एक में ये कर दिया था और एक में ये कर दिया। अब हम किस पे है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, यानी कि डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब यूनिट 2 चलेगी, यूनिट 2 का हम चैप्टर 5, 6, 7 ये 3 दिन में खत्म कर लेंगे। फिर देखो मोशन ऑफ पार्टिकल एंड सैटेलाइट एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, बहुत लेंथ है, लेकिन चाहे 3 घंटे की 2 घंटे की वीडियो बैठेगी, लेकिन खत्म कर दूंगा। अब हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शायद इसके कुछ टॉपिक मैंने पहले कराए हुए हैं ऑलरेडी, देखते हैं, ये बहुत आसानी से कराए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन वाली है, ये सब हम भली भांति जानते हैं,
मैं करा दूंगा छोटा सा टॉपिक है। पहले मैं इसमें देख लूँ इसमें कुछ बचा हुआ तो नहीं। देखो इलास्टिक एंड इलास्टिक यहाँ से स्टार्ट था। पहला टॉपिक इलास्टिक कोलिजन और इसका वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इसका डेरिवेशन। ठीक है, और बेटा फिर यही आ गया जो हमने करा सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में। फिर क्या आगे सोल्ड एग्जाम्पल। सर सोल्ड एग्जाम्पल कराओगे, बिल्कुल कराऊंगा बेटा, पर पहले जो चल रहा है इसे तो खींच दे, और कुछ नहीं है। सोल्ड एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज आ गई, और फिर एक्सरसाइज के बाद आपका क्या आ गया, रोटेशनल काइनेटिक्स, आपका 4th चैप्टर आ गया, सॉरी 5th चैप्टर यूनिट 2 का। तो हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ये देखें ये कितना बड़ा चैप्टर है, बस छोटा सा चैप्टर है ये रहा। इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है, फिर सोल्ड एग्जाम्पल है, बस खत्म। फिर आ गया रोटेशनल डायनामिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा हो सकता है कल मैं 5 और 6 ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें है, हो सकता है मैं कल क्या कराऊं बेटा, 2 चैप्टर खत्म करा दूं। नहीं ये रोटेशनल डायनामिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं हो सकता है कल की क्लास में दोनों चैप्टर आपके खींच मारूं। ठीक, यानी कि कल की क्लास में मे भी 5वां 6ठा चैप्टर दोनों हो सकते हैं। ठीक, आप खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लोड मत लीजिए, बस जितना करा दिया उस पर फोकस रहिए, तैयारी करिए। सर मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गया बेटा, 4-5 लेक्चर टेंशन के रह रहे हैं, अब मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा, आप घबराइए मत, चिंता मत मानिए। ठीक है, आप परेशान ना होइए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे कल।